इसी शनिवार अमेरिका ने यमन में अंसारुल्लाह फाइटर्स के ठिकानों को निशाना बनाते हुए 29 हमले करने का दावा किया। कहा जा रहा है कि इससे काफी नुकसान भी हुआ है। लेकिन मंगल के रोज 22 अप्रैल को यमन के हौसी फाइटर्स ने अमेरिका को एक बार फिर अपने तरीके से धमकाया है। सोशल मीडिया पर यमन की मिलिट्री की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिकी हवाई हमलों ने यमन की हौसी मिलिट्री कैपेबिलिटी का सिर्फ 1% ही नुकसान किया है, जबकि अंसारुल्लाह लगातार अपनी मिलिट्री सलाहियत को डेवलप कर रहे हैं अमेरिका और इस्राइल से मुकाबले के लिए। यमन के हौसी जंगजुओं की तरफ से ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब यमन में ईरान हिमायती हूतियों के खिलाफ अमेरिकी फोर्स के अभियान की कुल लागत 3 हफ्तों के भीतर ही $1 बिलियन के आसपास रही है। सूत्रों या जराए के हवाले से बताया जा रहा है कि 18 मार्च को शुरू किए गए अमेरिकी ऑपरेशन में हूतियों के खिलाफ हमलों के लिए पहले ही सैकड़ों मिलियन डॉलर के हथियारों का इस्तेमाल किया जा चुका है। इनमें लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें, जीपीएस गाइडेड ग्लाइड बम और टॉमहॉक मिसाइलें शामिल हैं। इतना ही नहीं, हिंद महासागर में मौजूद अमेरिकी ब्रिटिश एयरबेस डिएगो गार्सिया से B-2 स्टील्थ बम वर्षक फाइटर जेट यमन के लिए उड़ानें भर रहे हैं। इधर लाल सागर या रेड सी पर यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन जंगी बेड़े की मदद के लिए एक और एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कॉर्ल विल्सन भेजा गया, जिसमें अंसारुल्लाह से निपटने लड़ाकू स्क्वाड्रन और एयर डिफेंस सिस्टम जल्द ही सेंट्रल कमांड इलाके में ले जाई जाएगी। लेकिन अमेरिका के जरिए 1 माह से ज्यादा के वक्फे में हुए $1 बिलियन के खर्चे के बावजूद वो अंसारुल्लाह का सिर्फ 1% नुकसान कर पाए हैं। ये दावा हम नहीं बल्कि खुद यमन की मिलिट्री कर रही है, जबकि गुज़िश्ता दिनों प्रेसिडेंट ट्रंप यमन में हौसी जंगजुओं के खिलाफ भरपूर ताकत इस्तेमाल करने का हुक्म दे चुके हैं। बावजूद इसके अंसारुल्लाह का ये कहना कि हमारी मिलिट्री स्ट्रेंथ का अमेरिकी एयर स्ट्राइक में सिर्फ 1% नुकसान हुआ है, अपने आप में बड़ा दावा माना जा रहा है। इतना ही नहीं, हूती इस्राइल को भी धमका रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में वो यमन की तरफ से बहुत बड़ा खतरा झेलेंगे। इस्राइल पर ये हमले बेहद ताकतवर और दर्दनाक होंगे। इस तरह की बातें भी कही जा रही हैं। हालांकि लाइव हिंदुस्तान सोशल मीडिया के जरिए किए जा रहे इन दावों की तस्दीक नहीं करता। हौसियों ने अमेरिका के लिए कहा है कि जो लोग हमारे मुल्क पर बम गिरा रहे हैं उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, वो अब समुंदर में हमारी ताकत से रूबरू होंगे। हूती लिखते हैं कि खुदा हमें कामयाबी देगा। तो देखा जाए तो अमेरिकी हमलों के मुकाबिल हौसियों के हौसले बुलंद ही नजर आते हैं। 1 माह से ज्यादा वक्त तक सीधे अमेरिका से मुकाबला करना किसी भी गरीब और छोटे मुल्क के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन यमन के एक हिस्से पर कंट्रोल रखने वाले हौसी जंगजू अमेरिका के भारी खर्च के बावजूद उन्हें चिढ़ाते नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों हूती चीफ अब्दुल मलिक बदरुद्दीन अल हूती ने कहा भी था कि अंसारुल्लाह के लोगों पर इस्राएली आक्रामकता के खिलाफ खड़े हैं और दुनिया जानती है कि उनका रास्ता सही और इंसानियत के नजरिए से दुरुस्त है, इसलिए वो पीछे तो नहीं हटेंगे, चाहे कितना ही नुकसान उठाना पड़े। एक्सपर्ट मानते हैं कि रही सही कसर यमन की आवाम पूरी कर दे रही है, जो भयंकर अमेरिकी हमलों के बावजूद गजा और फिलिस्तीन की हिमायत में सड़कों पर उतर रही है और हौसियों की खुली हिमायत का ऐलान कर रही है। अब देखना होगा कि हौसियों की फौजी स्ट्रेंथ आगे आने वाले दिनों में किस तरह की देखने को मिलती है। आपको बता दें कि यमन ही मिडिल ईस्ट का एकमात्र या अकेला मुल्क है जो गजा में इस्राएल की आक्रामकता के खिलाफ मैदान में है। यमन के एक बड़े हिस्से पर कंट्रोल रखने वाले हूती हमास इस्राएल सीज़फायर टूटने के बाद से ही इस्राएल पर हमलावर हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने अदन की खाड़ी में रेड सी के बेहद अहम रास्ते को इस्राएल, अमेरिका और उनके दोस्त ममालिक के लिए एलानिया बंद कर रखा है। यही वजह है कि अमेरिका अपने सबसे आधुनिक B-2 बॉम्बर लेकर मैदान में है।
यमन पर अमेरिकी हमलों के बावजूद यूएस और इस्राएल को परेशान कर चुके अंसारुल्लाह ने अब एक नया इंतबाह या धमकी दी है। सोशल मीडिया पर यमन के हौसी फाइटर्स की तरफ से कहा गया है कि अब उनका अगला टारगेट B-2 स्टील्थ बॉम्बर हैं। दुनिया में कहीं भी मारक सलाहियत रखने वाला ये जंगी तैयारा अब यमन के अंसारुल्लाह के निशाने पर आ गया है। कोई और मुल्क या ग्रुप होता तो अमेरिका इस धमकी को संजीदगी से ना भी लेता, लेकिन अब तक अमेरिका के 20 से ज्यादा MQ-9 रिपर ड्रोन गिरा चुके यमन के अंसारुल्लाह की बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। यमन में अंसारुल्लाह के खिलाफ मार्च के महीने में शुरू हुई कार्रवाई को 1 माह से ज्यादा का वक्फा बीत गया है, लेकिन उन्होंने अमेरिका और इस्राएल के आगे हार नहीं मानी है, बल्कि पूरी ताकत से मुकाबले में हैं। जिस अमेरिकी फाइटर प्लेन को गिराने की हूती फाइटर्स धमकी दे रहे हैं, वो कोई आम युद्धक विमान नहीं है। एक्सपर्ट B-2 को इंजीनियरिंग का चमत्कार और अमेरिकी हवाई ताकत की बेहतरीन मिसाल मानते हैं। ये जंग में एक साथ कई किरदार निभाता है। पारंपरिक और न्यूक्लियर दोनों तरह के हथियार ले जाने की सलाहियत रखता है। बहुत कम वक्त में ये दुनिया में कहीं भी पहुंच जाता है और अपना काम अंजाम दे सकता है। मीडिया रिपोर्ट बता रही हैं कि अमेरिका ने यमन में भी B-2 स्टील्थ उतारे हैं। ऐसे में इससे घबराए या खौफजदा हुए बिना अंसारुल्लाह मिलिट्री ललकार रही है कि अगली खबर B-2 के गिरने की आएगी। जानकार मानते हैं कि अगर हौसी जंगजू ये बात कह रहे हैं तो उनके पास इस तरह की टेक्नोलॉजी होगी ही होगी कि वो अमेरिका के जहाज को जमीन पर ला सकें। अमेरिका के सबसे महंगे और एडवांस ड्रोन गिराकर उन्होंने पहले भी उसे कई अरब डॉलर का चूना लगा दिया है। मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार कहते हैं कि अगर आपको ईरान की ताकत को समझना है तो यमन के अंसारुल्लाह उसकी बानगी है। जी हां, अब हौसियों की ताकत का 50 गुना कर दीजिए तो उससे कहीं ज्यादा ताकत और स्ट्रेंथ ईरान के पास है। ईरान हिमायती हौसी जंगजुओं की तुलना ईरान के साथ इसलिए कि जब यमन के अंसारुल्लाह 2-2 मोर्चों पर एक साथ अमेरिका और इस्राएल से भिड़ सकते हैं और B-2 बॉम्बर गिराने की धमकी देते हैं, तो ईरान के साथ अगर अमेरिका या इस्राएल उलझे तो जंग बहुत बड़ी हो सकती है। इस बात का सबसे ज्यादा डर अगर किसी को है तो वो है खित्ते के अरब मुल्क। अगर जंग होती है तो पेट्रो डॉलर से अमीर बने इन मुल्कों की सबसे बड़ी मुसीबत होगी। अगर अमेरिका ने ईरान पर कहीं भी अटैक किया तो ईरान अरब मुल्कों में अमेरिकी एयरबेस और उन्हें ईंधन फराहम कराने वालों को धुआं धुआं कर देगा। जब यमन के हौसी कर सकते हैं तो ईरान का वार कई गुना भारी होगा। इसी बात को समझते हुए खित्ते के अमेरिका और इस्राएल हिमायती अरब मुल्क जंग के हालात को किसी तरह टालने की कोशिश में हैं। ईरान अमेरिका न्यूक्लियर बातचीत पर नजर रख रहे जानकार मानते हैं कि दोनों के दरमियान 2 दौर की बातचीत काफी पॉजिटिव रही है। मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि इसके बाद दोनों तरफ के साइंटिस्ट और माहिर अफसरान बैठेंगे। अगर चर्चा उस तरफ चली गई तो ये समझ लेना चाहिए कि जंग के बादल छंट गए। वैसे भी जंग से कई गुना बेहतर सुलह के रास्ते होते हैं, लेकिन जानकार ये भी मानते हैं कि ईरान अमेरिका सुलह से अगर कोई सबसे ज्यादा बेचैन और परेशान होगा तो वो है इस्राएल। इस्राएल की हमेशा कोशिश रहती है कि अमेरिका का साथ पाकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया जाए, लेकिन अब इस्राएल की उम्मीदों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। जानकार एक और इम्कान देखते हैं। उनका मानना है कि ईरान अमेरिका के किसी समझौते से भड़का इस्राएल खुद ही ईरान पर हमला कर दे और फिर ईरान के कहर से उसे बचाने के लिए मजबूरी में अमेरिका को आना पड़े ईरान के खिलाफ, क्योंकि अमेरिका में इस्राएली या ज्यूस लॉबी की ताकत किसी से छिपी नहीं है। यही दिक्कत पीएम नेतन्याहू को इस्राएल में भी है।
वहां भी उनकी सरकार को हिमायत दे रहे राइट विंग पार्टियों का प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि उन्हें ईरान पर हमलावर दिखना पड़ेगा। बस इन्हीं हालात में युद्ध की आशंका है। अब देखना होगा अमेरिका इस्राइल मिलकर जंग को रोक पाते हैं या फिर यहां ईरानी डिप्लोमेसी काम कर जाती है। लेकिन एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर जैसे जहाज को गिराने का दावा करने वाले अंसारुल्लाह का ट्रेलर देख शायद इस्राइल ईरान से उलझने की हिमाकत न करे। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु हथियार को लेकर जारी तनातनी के बीच एक अहम बातचीत रोम में हुई, लेकिन जरा हटकर। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक ही दूतावास में थे, पर अलग अलग कमरों में। वो ना तो आमने सामने हुए और ना ही एक दूसरे का चेहरा देखा। बीच में थे ओमान के विदेश मंत्री, जो एक कमरे से दूसरे कमरे तक संदेश पहुंचाते रहे। हालांकि दोनों ने इस वार्ता को रचनात्मक बताया और अगले सप्ताह फिर से बातचीत करने की बात कही। शनिवार को रोम स्थित ओमान के दूतावास में बातचीत करीब 4 घंटे तक चली, जिसमें ईरान की ओर से विदेश उपमंत्री अब्बास अरगची और अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ की टीम शामिल थी। विटकॉफ एक अरबपति रियल एस्टेट कारोबारी हैं, जिन्हें ट्रंप ने कई विदेशी मिशन पर भेजा है। ईरानी अधिकारियों की यह बैठक रचनात्मक रही और इसमें कुछ सिद्धांतों और लक्ष्यों पर बेहतर समझ बनी है। अरगची ने कहा कि बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई और ये आगे बढ़ रही है। हालांकि अभी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। इस पूरे मामले में ओमान ने खास भूमिका निभाई। जिस तरह ओमान दोनों विरोधी पक्षों को बातचीत के लिए एक ही छत के नीचे लाया, लेकिन आमने सामने नहीं बैठाया, वो उसकी कूटनीतिक चतुराई को दिखाता है। ओमान पहले भी कई बार अमेरिका और ईरान के बीच पुल की भूमिका निभा चुका है, खासतौर पर 2015 के ऐतिहासिक परमाणु समझौते से पहले। हालांकि बातचीत का पेच अभी भी फंस सकता है। कहा जा रहा है कि क्या ईरान को शांतिपूर्ण नागरिक परमाणु कार्यक्रम जारी रखने दिया जाएगा या उसे अपने परमाणु ढांचे को खत्म करने को कहा जाएगा। ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण है और वो बिजली उत्पादन और चिकित्सा के लिए यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। वहीं पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका को शक है कि ईरान धीरे धीरे परमाणु बम बनाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रासी ने कहा था कि ईरान अब परमाणु हथियार हासिल करने से बहुत दूर नहीं है। ग्रासी भी शनिवार को रोम में थे और उन्होंने इटली के विदेश मंत्री से मुलाकात की। इस मीटिंग के बाद ईरान पर ट्रंप का संदेश भी आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद फिर से ईरान पर अधिकतम दबाव बनाने की नीति लागू की है, लेकिन साथ ही उन्होंने मार्च में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामनेई को एक पत्र लिखकर बातचीत की पेशकश भी की। उन्होंने ये भी कहा कि मैं बल प्रयोग करने की जल्दी में नहीं हूं, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो सैन्य विकल्प खुला है।